इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह टैक्स स्ट्रक्चर और इन्फ्लेशन मिलकर आम नागरिक की सेविंग्स पर किस प्रकार का असर डाल रहे हैं। किसी भी देश की सरकार टैक्स इसलिए कलेक्ट करती है क्योंकि राष्ट्र निर्माण और संचालन के लिए सरकार को पूंजी की आवश्यकता होती है और उस पूंजी का एक साधन है व्यापारी और नौकरी पेशा लोगों की कमाई में से टैक्स लेना। यह नीति काफ़ी हद तक सही है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब टैक्स की दर जनता की कमाई के अनुपात में बहुत ज़्यादा होती है और सरकार टैक्स जुटाने के चक्कर में हर छोटी से छोटी कमाई के साधन में भी अपना हिस्सा मांगने लगती है। ऐसे में आयकर या टैक्स नीति जनता और राष्ट्र के लिए लाभदायक होने के बजाय परेशानी खड़ी करने वाली हो जाती है। हमारे देश के करंट टैक्स सिस्टम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी आय या इनकम पर 5 से 30% डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है और कंपनीज को अपने प्रॉफिट पर 25 से 38% टैक्स देना पड़ता है। यह फिगर देखने में ही बहुत ज़्यादा लग रही है। अब वह कारण भी जान लेते हैं जो यह दर्शाते हैं कि भारत सरकार को इतना हाई टैक्स रेट क्यों नहीं रखना चाहिए। पहला कारण है भारत में महंगाई दर बहुत ज़्यादा होना। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में औसतन सालाना महंगाई दर 4 से 6% के बीच रहती है, पर पिछले 2 साल में कोविड के बाद कई चीज़ों के दाम 25 से 30% भी बढ़ गए हैं और ऐसे में पिछले 15 से 20 सालों में रुपए की कीमत घटकर आधी रह गई है। जब देश में महंगाई का स्तर इतना ज़्यादा है और रुपए की कीमत हर 15 साल में आधी हुई है तो साधारण सी बात है कि लोगों को ज़्यादा सेविंग्स की आवश्यकता पड़ती है। पर इंडिविजुअल टैक्स रेट 30% तक होने के कारण लोग ज़्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कारण, जो लोग ईमानदारी से टैक्स भरते हैं भारत सरकार उन्हें कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं पहुंचाती, जैसे कि विकसित देशों में टैक्स पेयर को दिया जाता है, जिसमें आती है टैक्स पेयर्स के चिल्ड्रन की फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी, जबकि सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तीसरा कारण, भारत के शहरों का लिविंग स्टैंडर्ड विकसित देशों के बराबर अभी नहीं है, जिससे कि एक ईमानदार टैक्स पेयर को दिन प्रतिदिन कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ता है और लिविंग उतनी स्मूथ और कंफर्टेबल नहीं है। अगर कुछ सैंपल कैलकुलेशन देखें तो सालाना 8 लाख से 20 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी और इन्फ्लेशन का असर मिला के अपनी इनकम में 15 से 30% की कटौती झेलनी पड़ती है, जो एक आम व्यक्ति पर भारी बोझ है। अब बात करते हैं कंपनीज पर लगने वाले टैक्स रेट की। भारत में 80% से अधिक लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और आप में से कई लोग या तो किसी कंपनी में काम करते होंगे या कोई कंपनी चलाते होंगे। यदि आपकी कंपनी एक तय सीमा के ऊपर पैसे कमाती है तो आपकी कंपनी को 25 से 40% टैक्स अपनी कमाई पर देना पड़ता है। यह टैक्स दर सुनने में ही बहुत ज़्यादा लग रही है और ज़्यादा है भी। इतनी ऊंची टैक्स दर का आप पर और आपकी कंपनी पर क्या असर पड़ता है वह देखते हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के कारण भारत में उद्योग चलाना बहुत कठिन काम है। ऐसे में बहुत कम कंपनीज या उद्योग ही भारत में सफल हो पाते हैं और अधिकतर उद्योग जो सही से काम कर पाते हैं उन्हें बुरे वक्त के लिए या उद्योग को बढ़ाने या सुधारने के लिए सेविंग्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर भारतीय कंपनीज कमाई का 25 से 40% हिस्सा टैक्स में दे रहे हैं तो उनके पास कैश रिजर्व बहुत सीमित मात्रा में बचता है, जिसके कारण जब काम हल्का होता है या कोई आपदा आ जाती है, जैसे कि हाल ही में आई कोविड महामारी, तो ऐसे में कम कैश रिजर्व होने के कारण कंपनी और उनके कर्मचारियों को कुछ इस प्रकार की दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। पहला है, कंपनी को अपना नुकसान कम करने के लिए कई कदम उठाने पड़ते हैं, जिनमें से एक कदम है कंपनी में कर्मचारियों की संख्या कम करना, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। कम कैश रिजर्व होने से कंपनीज का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट भी कम होता है, जिसके कारण वह विदेशी कंपनी से कम्पीट करने में पीछे रह जाती हैं। भारत सरकार भारतीय कंपनीज पर ऊंचे टैक्स के साथ साथ 2% का अनिवार्य CSR शुल्क भी लगाती है, जिसके कारण कंपनीज का कैश रिजर्व और भी कम हो जाता है। जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आती है तो मोटी टैक्स वसूली सीधे तौर पर भारतीय नागरिकों के लिए बिजनेस आसानी से करने में बड़ी बाधा खड़ी करती है। किसी भी विकसित या महत्वाकांक्षी राष्ट्र के से आप तुलना करेंगे तो टैक्स दर सबसे अधिक भारत में है
और यदि भारत की टैक्स नीति में और उसे लागू करने में एक बड़ी खामी यह भी है कि अधिकांश टैक्स कुछ सीमित सैलरीड लोगों और कॉरपोरेट से ही इकट्ठा किया जाता है, और ऐसे कई लोग और कंपनी हैं जो टैक्स के दायरे में आते हैं लेकिन वह अपने हिस्से का टैक्स नहीं भरते, या सरकार किसी विशेष वर्ग को टैक्स की छूट देती है। उदाहरण के तौर पर भारत के संपन्न किसान किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरते, क्योंकि भावनात्मक तौर पर सरकार यह कहती है कि किसान लोगों के लिए खाद्य पदार्थ उगाते हैं, इसलिए उनसे टैक्स नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत से कारीगर कर्मचारी हैं जो विभिन्न रूप से देश के लिए लाभकारी कार्य करते हैं, जैसे सड़क निर्माण, बिल्डिंग निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि, जो समाज के लिए लाभदायक हैं, लेकिन ऐसे लोग अपने हिस्से का टैक्स भरते हैं। ऐसे में वोट बैंक के चक्कर में संपन्न किसानों को टैक्स में पूरी तरह छूट देना अच्छी नीति नहीं है, और ऐसे में कई लोग अपनी आय को फार्म इनकम दिखाकर टैक्स की चोरी भी कर रहे हैं। इसी प्रकार देश में बहुत से छोटे बड़े कारोबारी हैं जो अपने आप को ऐसे दर्शाते हैं कि वह अधिक इनकम नहीं कमाते, लेकिन असल में औसत नौकरी पेशा व्यक्ति के मुकाबले उनकी इनकम कहीं अधिक होती है, पर फिर भी वह किसी प्रकार का टैक्स नहीं भरते। तो ऐसे में भारत सरकार को नियमानुसार टैक्सेबल इनकम में आने वाले हर व्यक्ति या कारोबार से समान टैक्स लेना चाहिए, लेकिन टैक्स की दर भी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। सुविधाओं के अभाव में ऊंची टैक्स दर के कारण भारत के लोग कितने परेशान हैं, उस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 5 साल में लगभग 30 से 35 हज़ार भारत के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भारत को छोड़कर परमानेंटली विदेशों में जा चुके हैं, जहां महंगाई दर केवल 1 से 2% है और टैक्स पेयर को बेहतरीन सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ऐसी स्थिति में भारत में ब्रेन ड्रेन के साथ साथ कैपिटल या मनी ड्रेन भी हो रहा है, जो कि हमारे देश के लिए एक अच्छी बात नहीं है। आपकी प्राइमरी इनकम और एक्सपेंडिचर पर डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी लगने के बाद आप जो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, और यदि उस इन्वेस्टमेंट में से आपको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में भी सरकार को टैक्स के नाम पर हिस्सेदारी चाहिए। यह टैक्स नियम बिल्कुल ही अनैतिक है, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन और अनिश्चित इकनॉमी होने के कारण लोग रिस्क लेकर किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और पैसे के साथ साथ इन्वेस्ट करते समय उस इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज प्राप्त करने और डिसीजन मेकिंग में अपना समय लगाते हैं, जिसका अपना मूल है। पर सरकार यह जो रिसर्च और टाइम की कॉस्ट है, एक तो उसे अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं मानती, और दूसरा रियल एस्टेट या स्टॉक्स जैसे क्षेत्रों में डबल टैक्सेशन तक नागरिकों को भरना पड़ता है। विश्व में ऐसे बहुत से प्रसिद्ध देश हैं जहां पर किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, जिनमें से हांगकांग, यूएई, सिंगापुर एक उदाहरण है। इन अतिरिक्त टैक्सेस के बिना भी वहां की सरकारों ने उन देशों में विकास किया है और वह देश संपन्न देशों की श्रेणी में आते हैं। टैक्स हमेशा सरकार को उतना ही लगाना चाहिए जो एक नागरिक को चुभे नहीं, और जितना टैक्स लोग दे रहे हैं उसके अनुपात में उन्हें सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। यह बात इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी कही गई है, जिसमें सैकड़ों साल पहले की मौर्य साम्राज्य में टैक्स नीति का रेफरेंस दिया गया है। जब टैक्स दर कम होती है तो अत्यधिक नागरिक नियमानुसार टैक्स भरते हैं, और ऐसे में टैक्स चोरी और सरकारी अफसरों द्वारा टैक्स चोरी करवाने का भ्रष्टाचार भी कम हो जाता है। पिछले 5-6 साल में भारत सरकार का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रैंकिंग को सुधारने पर बड़ा जोर रहा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को मापने के 10 पैरामीटर में से एक पैरामीटर टैक्स नीति का भी है, जो यह सीधा पता लगाता है कि किसी देश की सरकार आपके मुनाफे में से कितना प्रतिशत टैक्स इकट्ठा करती है, और यदि भारत सरकार की तुलना विश्व के अन्य सरकारों से की जाए तो हमारी सरकार कहीं अधिक टैक्स ले रही है, जिसके कारण विदेशी व्यापारी ही नहीं, भारत के लोगों को भी व्यापार करने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक हमने बात की कि टैक्स और इन्फ्लेशन किस प्रकार आवश्यकता से अधिक अनुपात में भारत के नागरिकों पर लागू हैं और लोगों के साथ साथ अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा बने हुए हैं। क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि टैक्स
का परसेंटेज एक रीजनेबल लेवल पर हो और इन्फ्लेशन को लो रखने के लिए आरबीआई को क्या करना चाहिए, इस पर बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा, भारत में पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स दोनों बहुत ज़्यादा हैं। पर्सनल इनकम टैक्स में मौजूदा टैक्स दर 5 से 30% की बजाय 3 से 15% तक होनी चाहिए और जीएसटी को 5 से 28% से घटाकर 3 से 15% के रीजनेबल लेवल पर लाना चाहिए। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स, जैसा कि आप देख चुके हैं, बहुत से देशों जैसे कि यूएई, हांगकांग और सिंगापुर में नहीं लगाया जाता और लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स कुछ मामलों में डबल टैक्सेशन का कारण बनता है और कुछ में निवेश से हुए लाभ को कम कर देता है। इन्वेस्टमेंट करते समय एक व्यक्ति पैसे के साथ साथ अन्य संसाधन भी लगाता है, जैसे कि निवेश से जुड़ी जानकारी समझने के लिए लोग ट्रेनिंग पर खर्चा करते हैं, किताबें खरीदते हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट जैसे संसाधनों पर खर्चा करते हैं और अपना महत्वपूर्ण समय देते हैं। यह सब करने के बाद भी गारंटी नहीं होती कि हर व्यक्ति का निवेश सफल होगा या उन्हें लाभ होगा। और निवेश एक पैरेलल जॉब करने के बराबर का ही काम है, क्योंकि भारत में रोजगार के साधन सीमित हैं और रोजगार में अनिश्चितता सालों से चली आ रही है। ऊंची महंगाई दर से अपने आप को कुछ हद तक सुरक्षित रखने के लिए बड़ा सोच समझकर लोग कुछ पैसा अपना निवेश करते हैं और उस निवेश किए हुए पैसे का अच्छे स्तर का रिटर्न आने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। ऐसे में भारत सरकार को लोगों की इस प्रकार की इनकम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भारत में रोजगार के साधन सीमित हैं और रोजगार से अनिश्चितता सालों से चली आ रही है ऊंची महंगाई दर से अपने आप को कुछ हद तक सुरक्षित रखने के लिए बड़ा सोच समझकर लोग कुछ पैसा अपना निवेश करते हैं और उस निवेश किए हुए पैसे का अच्छे स्तर का रिटर्न आने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। ऐसे में भारत सरकार को लोगों की इस प्रकार की इनकम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लेना चाहिए। सन 2018 से पहले तक शेयर बाज़ार में किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाया जाता था, पर 2018 के बाद से सरकार ने स्टॉक मार्केट से हुए प्रॉफिट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाना शुरू कर दिया। यदि भारत सरकार कैपिटल गेन टैक्स हटा देती है तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए निवेश का सकारात्मक माहौल बनाना लाभदायी होगा, जिससे कि हमें विदेशी निवेश पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी हमारी सरकार को कैपिटल गेन टैक्स पूरी तरह हटा देना चाहिए। दूसरी ओर बात करें कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की या अलग अलग उद्योग पर लगने वाले टैक्स की, तो उसकी दर 25 से 38% से घटाकर 18% तक सीमित कर देनी चाहिए। पिछले कुछ सालों से उद्योग जगत के लोग सरकार से इस विषय पर निवेदन कर रहे हैं और इस स्थिति में थोड़ा सुधार ज़रूर हुआ है, पर अभी टैक्स दर को और घटाने की आवश्यकता है, जिससे कि भारत के उद्योग आत्मनिर्भर बन सकें और आसानी से काम कर सकें। इस विषय पर और भी बहुत बारीकियां हैं चर्चा करने के लिए, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए अभी मोटे तौर पर दी गई जानकारी और फैक्ट्स को आप समझें और इस जानकारी को और लोगों तक भी पहुंचाएं, जिससे कि हम लोगों की इस महत्वपूर्ण विषय पर समझ बढ़े और हम अपनी सरकार से टैक्स नियमों को सुविधाजनक बनाने का निवेदन कर सकें, जिससे देश की जनता का भी लाभ हो और राष्ट्र की प्रगति हो। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते रहने के लिए अर्थ जगत चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।